आप लोगों के सामने पेपर है, अकॉर्डिंगली हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक अपनी पर्टिकुलर क्लास के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्फ्लेशनरी गैप। मुझे पता है कुणाल सर इन्फ्लेशनरी गैप कब आता है जी? कब आता है स्टूडेंट्स इन्फ्लेशनरी गैप? whenever aggregate demand is more than aggregate supply, so whenever AD is more than AS, तब होता है हमारे पास इन्फ्लेशनरी गैप। और AD is more than AS पता है वो भी कहां पर होता है? AD is more than AS होता है वो भी एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो अगर आप लोगों को ये बात पता है तभी आप क्लियर कर पाओगे जी। AD is more than AS वो भी एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जी। ये देखो जी, ये आप लोगों के पास एग्रीगेट सप्लाई, ये आप लोगों के पास एग्रीगेट डिमांड, ये आप लोगों का इक्विलिब्रियम स्टेज। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम स्टेज पर, और आप कह रहे हो कि इन्फ्लेशन चल रहा है, ये एडी डैश। तो एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एडी इज इक्वल टू एएस था, बट एडी अब ज्यादा आ गया, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन जी। इसको बोला जाता है इन्फ्लेशन। तो आपसे पूछ रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्फ्लेशनरी गैप। इट रेजेस द लेवल ऑफ आउटपुट, इट रेजेस द लेवल ऑफ आउटपुट। क्या आउटपुट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। आउटपुट ऑलरेडी किस पर है जी? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, तो ये तो नहीं होगा। इट डज नॉट चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट, ये सही बात है, आउटपुट उतना ही रहेगा। इट रेजेस जनरल प्राइस, जब ऑलरेडी आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हो और उस पर डिमांड मेरी बढ़ रही है, तो यस इट रेजेस द जनरल प्राइस। तो आंसर होना चाहिए 2 और 3। तो आंसर इज डी पार्ट, आंसर इज डी। उसको मान नहीं रहे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Read the following statements carefully. Decrease in the demand for foreign currency leads to the currency depreciation. अगर आप लोग कभी भी फॉरेन करेंसी की डिमांड कम कर देंगे तो आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, ना कि कम होगी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है जी। कैपिटल अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ बीओटी, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। बीओटी नहीं, ये भी गलत है सर। सर हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखा होता ना, तो कैपिटल अकाउंट किसका पार्ट है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो सर ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या है जी? बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट सर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, कह रहे हैं देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ एमपीएस एंड द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जी। The inverse relationship between the value of MPS and the multiplier जी। वैल्यू ऑफ एमपीएस एंड मल्टीप्लायर, सर मल्टीप्लायर को बोलते हैं के, एंड के इज इक्वल्स टू होता है सर 1 अपॉन एमपीएस। के इज इक्वल्स टू होता है सर 1 अपॉन एमपीएस। तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर और के की वैल्यू इनवर्स ही तो हुई, जितना एमपीएस बढ़ेगा। और सर पता है मैं तो उसके बारे में थ्योरी भी जानता हूं सर, क्योंकि सर देखो आपको पता है जितनी सेविंग बढ़ेगी उतना खर्चा कम होगा, और जितना खर्चा कम होगा कंट्री के अंदर पैसा कम जाएगा, उतना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का इफेक्ट भी कम होगा जी। तो अगर सेविंग बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट कम होगा, दैट मींस सर इनके बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है। बाकी कुणाल सर आप इस फॉर्मूले को देखकर भी बोल सकते हो कि इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो सर यस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। स्टेटमेंट 2, व्हेन द वैल्यू ऑफ एपीएस इज नेगेटिव, एपीएस इज नेगेटिव, हाँ सर होता है, बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर, जब सेविंग्स नेगेटिव होती हैं। और एपीएस क्या होता है सर? एपीएस होता है एस अपॉन वाई। तो अगर सेविंग नेगेटिव हो सकती है तो एपीएस की वैल्यू भी नेगेटिव हो सकती है। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ एपीएस इज नेगेटिव, द वैल्यू ऑफ एमपीएस, एमपीएस विल आल्सो बी नेगेटिव। सर एक बात आपको बता दूं मैं, सर एमपीएस हो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, सर मार्जिनल वाली चीज कभी भी नेगेटिव नहीं आती। ये कैसे हो सकता है कि सर आपने एक्स्ट्रा सेविंग करी है, बट आपने एक्स्ट्रा सेविंग पहले वाली सेविंग से कम करी है और आपको नेगेटिव पार्ट था वो? मार्जिनल वाली चीज कभी नेगेटिव नहीं आती। सर डेल्टा एस नेगेटिव होना चाहिए, सर एस नेगेटिव होता है, डेल्टा एस कभी नेगेटिव नहीं होता।
तो इसलिए सर हमारे पास एपीएस नेगेटिव आ सकता है, बट हमारे पास एमपीएस कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता जी। ये आप लोगों के पास इसका मतलब ये वाला सही पार्ट था, ये वाला पार्ट गलत है। इसका मतलब मेरे पास स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। Welfare affected by the factors like income is dash welfare, whereas the welfare affected by factor like pollution is called dash welfare. So welfare affected by factors like income is known as economic welfare, and the welfare affected by factor like pollution is non-economic. Answer is B part. If in an economy the value of GNP-MP is 17,450, GNP-MP भाई, GNP-MP is 17,450 and depreciation is 2,400. depreciation है मेरे पास 2,400 का जी। तो वैल्यू ऑफ NIT दिया हुआ कितना 33, ठीक है जी। NIT है 3300। निकालना क्या है कुणाल सर? NNPFC निकालना है जी। तो आप लोगों ने GNP-MP से आपने जाना कहां है? NNPFC। तो GNP-MP 17450 जाना का NNPFC। MP से कहां जाना है? हाँ जी, MP से कहां जाना है? FC। MP से FC कैसे जाएंगे? माइनस NIT। NIT कितना है? 3300। आपने इसमें से क्या करना है? माइनस, प्लस उसके बाद PP सेम, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है? 2400। तो कितना आंसर आ रहा है जी? 11750। आपके पास आंसर आ रहा है क्या? डी पार्ट जी। नेक्स्ट मेरे पास है वेलफेयर अफेक्टेड भाई, तो हो गया था अभी, हमने किल कर लिया। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ आइटम फ्रॉम द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 जी। एक्सपोर्ट्स ऑफ मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट किए तो पैसा आना चाहिए, डेबिट बोल रहे हैं, गलत है। अ गिफ्ट फ्रॉम अ फॉरेनर, पैसा आया है मेरे पास तो क्रेडिट होना चाहिए, बट आना चाहिए करंट अकाउंट में, ये दिया कैपिटल, ये भी गलत है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में सर्विसेज इंपोर्ट करा तो पैसा जाएगा, जाएगा डेबिट आउट, सही है। और सर्विसेज है तो किस में आ रहा है? ये एकदम सही है जी। आंसर C3 ए। इसका भी चेक और लैंडिंग अब्रॉड, आप दे रहे हो तो डेबिट तो होगा। इंपोर्ट करवाएंगे तो पैसा जाएगा, तो ये भी सही है इन द करंट अकाउंट ऑफ BOP। C और D, और D का 4 भी सही है जी। लैंडिंग अब्रॉड, लैंडिंग अब्रॉड पैसा जा रहा है, जा रहा है तो डेबिट, और लैंडिंग और बोरिंग आती है किसके अंदर है? कैपिटल अकाउंट। एकदम सही है, दोनों सही है जी, A और P। कुछ होगा ऑल्टरनेटिव, बट अभी तो हमारे सामने दोनों सही लग रहे हैं जी। अ पीरियड ऑफ डिसलरेशन लीड्स टू, सर डिसलेशन का मतलब क्या होता है? सर डिसलेशन का मतलब होता है डिफ्लेशन। क्या मतलब होता है? डिफ्लेशन। लीड्स टू फॉल इन द इन्वेस्टमेंट डिमांड, फॉल इन द कंजम्पशन डिमांड, बोथ A and B, नन ऑफ दीज। सर ये रहा मेरे पास एग्रीगेट सप्लाई, ब्रह्म बोलना कुछ यार। ये मेरे पास एग्रीगेट सप्लाई, ये रहा मेरे पास एग्रीगेट डिमांड, ये रहा मेरे पास इक्विलिब्रियम वाला पार्ट जी। ये मेरे पास एग्रीगेट सप्लाई, ये रहा मेरे पास एग्रीगेट डिमांड, ये रहा मेरा इक्विलिब्रियम वाला पार्ट। और यहां पर डिमांड कम है, यहां डिमांड कम है। अब सबसे पहली बात है ब्रह्म, जो डिमांड कम हो रही है ना वो पैरेलली कम हो रही है, तो कंजम्पशन वाली डिमांड कम नहीं होगी, ये डिमांड कम होगी इन्वेस्टमेंट वाली, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या रहती है? कांस्टेंट। अगर यहाँ पे कंजम्पशन वाली डिमांड कम होती ना, तो इन लायकों को पता होना चाहिए कि डिमांड ना फिर ऐसे कम हो रही होती, क्योंकि कंजम्पशन तो बढ़ती कम होती रहती है। इन्वेस्टमेंट वाली डिमांड अगर कम हो रही है ना, तभी तो एकदम पैरेलल कम हो रहा है। इसका मतलब आंसर सिर्फ क्या होना चाहिए? फॉल इन इन्वेस्टमेंट डिमांड ओनली जी। आंसर इज ए। एग्रीगेट डिमांड के दोनों डिमांड आती है, कंजम्पशन डिमांड भी आती है और इन्वेस्टमेंट डिमांड भी आती है। बट नलायको, अगर आप डिमांड को कम कर रहे हो और हमने ऐसे ही कम करा है,
और एकदम पैरेलल कम किए हमने हमेशा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दिखाने के लिए। और अगर तुम एकदम पैरेलल कम कर रहे हो ना तो कंजम्पशन वाली डिमांड कम नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट वाली डिमांड कम हो रही है। इसका मतलब आंसर आएगा जी ए, फॉल इन इन्वेस्टमेंट डिमांड। बच्चे पर हम लोग तो डिफ्लेशन कैसे दिखाते हैं? पैरेलल दिखाया है हमेशा। इन्फ्लेशन भी कैसे दिखाई है? अगर तू इन्फ्लेशन दिखाना चाहता है तो एडी बढ़ाता है ना, तो एडी बढ़ाता भी कैसे है? पैरेलल। अगर तू पैरेलल अपने हाथ से खुद बढ़ा रहा है तो इसका मतलब तू सिर्फ कौन सी डिमांड में चेंज दिखा रहा है? इन्वेस्टमेंट डिमांड में। हाँ वो मैं मानता हूं दैट एग्रीगेट डिमांड क्या दोनों आती हैं, कंजम्पशन डिमांड भी आती है और इन्वेस्टमेंट डिमांड भी आती है, दोनों आती हैं। बट तू तो ये जो दिखा रहा है ना वो तो सिर्फ क्या दिखा रहा है यार? चेंज इन्वेस्टमेंट डिमांड में। अब बता, जब तक ये क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक गलत ही करके आओगे मैक्सिमम यार। नेक्स्ट, Keynes stated that as the income of the household increases their consumption expenditure will, भाई हम बोलते थे that as income increases consumption also increases। जैसे जैसे इनकम क्या होती है? इंक्रीज, कंजम्पशन भी क्या होती है? तो एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। तो आंसर क्या है जी? बी पार्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी जी? हाँ जी, कौन सा जी? नहीं, हाँ जी, मनी सप्लाई में डिमांड डिपॉजिट तो होता है, नॉट पूछ रहे, कॉइंस एंड करेंसीज भी, टाइम डिपॉजिट्स नहीं होते, टाइम डिपॉजिट्स नहीं होते जी सर, ये हमारे पास इंक्लूडेड नहीं है जी, नॉट अ टाइम डिपॉजिट जी। हाँ तो बच्चे हमारे सिलेबस में कौन सा है? M1। M1 के अंदर क्या आता है? C प्लस DD प्लस OD, तो इसके अंदर तो इंक्लूडेड नहीं है जी। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल डिपॉजिट इफ इनिशियल डिपॉजिट इज 500 करोड़ एंड LRR इज 50%? टोटल डिपॉजिट, डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन LRR इनटू इनिशियल डिपॉजिट। तो 1 अपॉन LRR कितना है जी? 1 अपॉन 10%, मतलब ऊपर आ जाएगा 100 और ऊपर आ जाएगा और एक और क्या है जी? इनिशियल डिपॉजिट। तो कितना आएगा जी? 5000। तो मेरे पास आंसर क्या है जी? डी पार्ट। हाँ जी, मेरे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? डी पार्ट। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन whose demand deposits are widely accepted as money for making payments and has the power to create money जी। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज मनी फॉर मेकिंग पेमेंट्स एंड हैज द पावर टू क्रिएट मनी। यस जी, लोगों का पैसा अपने पास रखना और उन्हीं पैसों को क्रिएट करना, क्रेडिट क्रिएट करना। तो कमर्शियल बैंक के दो ही काम होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग। ट्रू जी। सेंट्रल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो बी पार्ट, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज दैट मनी कैन बी स्टोर्ड। भाई खुद ऊपर बोल रहा हूं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मनी कैन बी यूज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो सर स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। The unit of account function means that the monetary unit is stated as the standard unit for the equity। ये सही है जी कि भाई यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि हर एक चीज की वैल्यू अब मॉनेटरी सेंस में, पैसों के टर्म्स में मेजर करी जाएगी। तो ये स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। आंसर इज ए। नेक्स्ट, डैश एक्सचेंज रेट इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। फिक्स एक्सचेंज रेट। There are 3 types of exchange rate कुणाल सर, एक फिक्स एक्सचेंज रेट, एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और एक मैनेज। पर जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो कौन सा होता है? फिक्स्ड। नेक्स्ट सर, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। सर आप मुझे बताओ सोर्स सर जिसमें आप लोग ये बताते हैं कि आप डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी की जी। सर हम आज डिमांड कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रांट्स एंड डोनेशन। हाँ जी, किस लिए जी? इंपोर्ट्स भी और फॉर मेकिंग। हाँ जी, 1 एंड। तो आंसर इज बी पार्ट, 1 एंड 2।
आप डिमांड क्यों करते हैं फॉरेन करेंसी की जी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, हाँ जी क्या बोल रहे हैं? इन ऑर्डर टू एनकरेज द इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में एनकरेज इन्वेस्टमेंट, एनकरेज इन्वेस्टमेंट की आके लोग इन्वेस्ट करें, तो इंक्रीज द रिजर्व्स, रिड्यूस रिजर्व्स, इंक्रीज बैंक रेट, सेल सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, सेल करते सारा पैसा ले ले, नहीं नहीं, सिर्फ एक ही पार्ट है बी। मैं आपको बता सकता हूं कैसे जी। फर्स्ट, आप चाहते हो कि लोग खर्चा करें, अगर आप रिजर्व बढ़ा देंगे तो लोगों को लोन कम मिलेगा, लोगों को लोन कम मिलेगा तो लोग कभी इन्वेस्टमेंट नहीं। आप बैंक रेट बढ़ा दोगे, रेट बढ़ा दोगे तो लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो लोग खर्चा, फिर आप गवर्नमेंट, आप सिक्योरिटी सेल करोगे, सेल करोगे सारा पैसा कौन ले लेगा? आरबीआई, तब भी इन्वेस्टमेंट लोग नहीं कर पाएंगे। आप रिजर्व्स कम कर दोगे, तो रिजर्व्स कम कर दोगे तो लोगों को लोन ज्यादा दोगे, लोगों को लोन ज्यादा मिलेगा तो लोग इन्वेस्ट भी फिर ज्यादा करेंगे। आंसर बी पार्ट जी। फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया आर अ पार्ट ऑफ इंडियाज, फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया आर अ पार्ट ऑफ geographical territory, economic territory, both and be none of these. Foreign embassy बाहर की एम्बेसी इंडिया के अंदर है। हमारे किसके अंदर आएगी जी? इकोनॉमिक टेरिटरी मत बोला, नेशनल इनकम में इंक्लूड अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस, सुना है ना? फोर्सिन तो कौन सा होता है? डेप्रिसिएशन। अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन इज नोन एज कैपिटल लॉस, और कैपिटल लॉस कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड, जबकि अनफोर्सिन होता, कौन सा होता? फोर्सिन। कौन सा होता? जिसके बारे में तुमको पता हो, वो क्या होता है? डेप्रिसिएशन। Identify the correct pair from the following column 1 and 2. Investment by Apple's funds in India आए हैं, आइए जी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा करंट अकाउंट में, भाई इन्वेस्टमेंट कैपिटल में आती है। रेमिटेंसेस टू रिलेटिव स्टेइंग अब्रॉड, रेमिटेंसेस दिए हैं तो डेबिट होगा करंट अकाउंट में। एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू जर्मनी दिया है तो पैसा आना चाहिए। इंपोर्ट ऑफ मशीन आया है तो पैसा गया कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, नहीं नहीं, ये करंट होना चाहिए। तो आंसर क्या है जी? मतलब ए होगा ना इसमें, तो ये हर बार आ रहा है क्वेश्चन बीओपी में से। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन इज रेंट रिसीव्ड, रेंट मिला है जी, रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन रियल एस्टेट कंपनी फ्रॉम गूगल इन न्यूयॉर्क would be recorded on the credit side of the capital account. इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम वो आती किसमें? करंट अकाउंट में। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? कैपिटल अकाउंट में। असर्शन तो क्या हो गया? फॉल्स। Capital account of BOP records all those transactions between the resident of a country and the rest of the world which causes a change in the assets or liability of the residents of the country or its government. All those transactions between the resident of a country and of the rest of the world which causes a change in the assets or liability. ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट का होता है। कैपिटल लिखा हुआ, हाँ ठीक है, फिर ठीक है, मैं बोला सिर्फ बीओपी लिखा हुआ है, सिर्फ बीओपी लिखा हुआ है। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, आंसर इज सी। Demonetization aimed at to curb the counterfeiting, yes. To curb corruption, yes. To curb the high denomination notes for illegal activities, yes. आंसर क्या है जी? ऑल ऑफ दीज। पहला आंसर दिया चौधरी ने। Which of the following is not a function of central bank? Banking facilitates to the public. सेंट्रल बैंक का कभी भी कोई जनरल पब्लिक के साथ कोई रिलेशन, हाँ जी, ए पार्ट आंसर। बाकी चेक कर लेते हैं, ये तो होता है, ये तो होता है, बैंकिंग ये भी होता है जी। नेम द ब्रॉड कैटेगरीज, नेम द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। हाँ जी, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में कौन कौन सा आता है जी?
हाँ जी, सबसे पहले क्या आता है? लैंडिंग एंड, सबसे पहले मेरे पास आता है लैंडिंग एंड बोरोइंग। सेकंड कौन सा जी? चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। और क्या है जी? इन्वेस्टमेंट्स। और इन्वेस्टमेंट्स भी दो तरीके की हैं जी, एक आपके पास FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक आपके पास FPI है, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और जब कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने बताना भी है कि लैंडिंग से क्या होता है जी? डेबिट। बोरिंग से क्या होता है? क्रेडिट। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज कम होगा, तो ये क्या होगा? डेबिट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होंगे तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, तो ये क्या होगा? क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट्स वो लोग करेंगे हमारी कंट्री में तो क्या होगा? क्रेडिट। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट बाहर करेंगे तो क्या होगा? डेबिट। तब जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें। या फिर सिर्फ तुम तीन नाम लिख दोगे, ये लैंडिंग एंड बोरिंग, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट, तब मार्क्स नहीं मिलेंगे। एफडीआई का मतलब होता है जब कभी भी आप वो लोग हमारी कंट्री के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर हम लोग उनकी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ऐसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां पे हमारा कंट्रोल आ जाए, हम मैनेज भी कर सकते हैं उस चीज को, उसको एफडीआई बोलते हैं। मोस्टली 10% से ज्यादा तुम किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर दोगे तो तुम्हारा कंट्रोल भी मिल जाता है उसको। बट अगर तुम 10% से कम इन्वेस्ट कर रही हो तो तुमको कंट्रोल नहीं मिलता वहां का। हाँ, तुमने इन्वेस्टमेंट करी बट तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं है, उसको एफपीआई बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। तो वैसे 10% के लिखा नहीं हुआ क्लास 12 की बुक्स में, क्लास 12 की बुक्स में सिर्फ ये लिखा हुआ है कंट्रोल और मैनेज वाली बात। जिसमें तुम कंट्रोल और मैनेज कर सको वो एफडीआई, जिसमें तुम कंट्रोल और मैनेजमेंट नहीं कर सकते वो वाली इन्वेस्टमेंट एफपीआई। नहीं कर, वो नहीं, वो तो गवर्नमेंट और प्राइवेट का होता है। कैलकुलेट जीएनपी एंड एनएनपीएफसी फ्रॉम द फॉलोइंग, निकालना जरा। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है जी। नीचे नहीं तो करके देख लेते हैं जी। मेरे पास GDPFC गिवन है और वो गिवन कितना? GDPFC 25,215 ये मेरे पास GDPFC गिवन है जी। निकालना क्या है सर? सर निकालना है GNP MP निकाल लेते हैं पहले। FC से कहां जाना है सर? MP में। FC से MP जाने के लिए प्लस NIT प्लस करो जी 1575, ये आ गया 10 7 8 9, ये 7 6 2। सर P से फिर डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA प्लस 40 सर 0 10 13 8 6 2 2 6 8 3 है ना, 26830। अब सर NNPFC निकालना है। सर MP से FC प्लस दोबारा से क्या कर दो? NIT कितना है जी? 1575 प्लस कर दो जी 5 10 9 10 11 12 13 14, सॉरी यार, सर MP से FC आने के लिए माइनस NIT। सर माइनस NIT 1575 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 12 में 7 गया बचा 5, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 1 गया 5 और 2। सर PP वही, NN वही, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन। सर माइनस 1000 करा कुणाल सर, तो 24255 ये आ गया सर मेरे पास NNPSC। सर ये मेरे पास था GNPMP। सर दो आंसर निकालने थे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नहीं बच्चे, ADAS नहीं यार सर, ब्रेक इवन पॉइंट सर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सर ब्रेक इवन पॉइंट बताना है सर, ठीक है सर बता देते हैं सर। सर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। At zero level of income, there is always some consumption expenditure. As income increases, consumption also increases, but increase in income is more than increase in consumption. सर जहां पे इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है? कंजम्पशन। सर उसी लेवल को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं सर। मतलब सर जितना पैसा कमाया उतना ही पैसा खर्च कर दिया, और सर इसी लेवल पर सर हमारे पास जो सेविंग्स होती हैं सर वो सेविंग्स होती हैं जीरो। इसको कुणाल सर ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है जी, ब्रेक इवन पॉइंट जी।
distinguish between APC and distinguish between APC, average propensity to consume, and APS, that is average propensity to save. Sir, average propensity to consume means the power, क्या बोलते हैं, power of consumption expenditure from income. That means ratio, क्या बोलते हैं, ratio of consumption expenditure, ratio of consumption expenditure to the, yes, to the income. रेशियो ऑफ क्या बोल रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द इनकम ऑफ कंट्री इज नोन एज एपीसी, और एपीएस को क्या बोलते हैं, द रेशियो ऑफ सेविंग टू द इनकम, एपीएस. सर एपीसी वैल्यूज, एपीसी वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 1 because we know that as the income at zero level of, there is always some consumption. So at starting APS value is negative because we know that at zero level of income savings are negative. Plus, sir, APC plus APS is equals to 1. तो जितना पैसा अर्न किया होगा वेदर वो स्पेंड करेंगे या तो वो क्या करेंगे, सेव. इसका मतलब है that APC plus APS is equals to 1. Explain the components of saving function. Sir, what is minus C bar? The minus C bar means S bar. इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, ऑटोनॉमस सेविंग्स. क्या बोलते हैं जी सर, ये वो सेविंग्स हैं जो तब हुई जब इनकम क्या थी जी, जीरो. तो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, बोलो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव. एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर, सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमपीएस, दैट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन इनकम. And the value of MPS lies between 0 to 1 but not more than 1. क्योंकि फीचर आपको याद होगा, as income increases savings also, मतलब MPS धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज, बट इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज मोर देन इंक्रीज इन सेविंग. मतलब MPS की वैल्यू 1 से ऊपर, एंड Y means income. Explain the components of AD. सर एग्रीगेट डिमांड, जब कभी भी कंपोनेंट्स पूछेंगे मेरे भाई वंश, एग्रीगेट डिमांड, तो जब कभी भी एग्रीगेट डिमांड के बारे में पूछ रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड पहले आपने बताया, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. और कंट्री में टोटल एक्सपेंडिचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पी एफ सी ई, जी एफ सी ई, जी डी सी एफ, और क्या होता है जी, नेट एक्सपोर्ट्स. पी एफ सी ई, जी एफ सी ई, जी डी सी एफ, और मेरे पास क्या होता है जी, नेट एक्सपोर्ट. पी एफ सी की फुल फॉर्म क्या है जी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जीएफसी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और क्या है जी, नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट्स मींस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट. All those expenditure which are done for the personal consumption, that is known as PFC. Government spends on two things, that is for on consumption and on investment, that is known as government final consumption expenditure. Both private and government spends on the investment, that is known as GDCF. And whenever outsiders spend in our country, that is known as exports. ये नाम भी लिखने साथ में उसके जी, ये कंपोनेंट्स हैं. तो जब कभी तुझसे पूछे कि एग्रीगेट डिमांड है क्या बताओ, कंपोनेंट, जो सी और आई नहीं बताना, सिर्फ सारे ये कंपोनेंट्स बताने हैं, और इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है, इसका मीनिंग लिखना है आपने. करो कैलकुलेट फास्ट. जीएनपी एफसी, दैट्स इट. जीएनपी एफसी निकालना है जी. बाय इनकम मेथड लिखा हुआ बेटा. COE 800, ऑपरेटिंग सरप्लस तो नहीं गिवन, नहीं. रेंट मेरे पास गिवन है 250. COE रेंट, इंटरेस्ट मेरे पास गिवन है 150.
COE, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट मेरे पास गिवन है 400, मिक्स्ड इनकम नहीं गिवन, 0 लगा लेते हैं। 800, 1000, 1100, 1500, 1600, 1600 मेरे पास आ गया। NDPFC निकालना क्या है सर? GNPFC निकालना है जी सर। FC सेम, PP सेम, डोमेस्टिक से कहाँ जाना है? नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने का मतलब होता है प्लस NFIA। डोमेस्टिक से नेशनल जाने का मतलब क्या है? प्लस NFIA। सर NFIA कितना है? ये रहा, -10। तो कितना आ गया? 1590। सर नेट से कहाँ जाना है? ग्रॉस। नेट से ग्रॉस जाने का मतलब प्लस डेप्रिसिएशन कितना है जी? 60। तो कितना हो गया जी? 1640 आंसर, 1650। डायरेक्टली मुझे इनकम मेथड से करना था, बाकी मैंने सोचा ही नहीं फिर एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स के बारे में जी। ए पार्ट है ना, फिर बी पार्ट निकालना। NVMP ये मैंने पेपर में भी दिया था जी, सॉरी। NVMP ये टाइम है पढ़ने का, अब मेरी बात मान जाओ, अच्छे से करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंट मार्क्स और केयर मंगलम का पेपर सॉल्व करेंगे जी। आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोग TTS 6 to 7 भी आ सकते हैं जी। TTS 6 to 7 भी पेपर सॉल्व होंगे जी। सुबह मॉर्निंग में बच्चे 8:30 to 10:30 आप लोगों के डाउट्स कंडक्ट हो रहे हैं जी। हाँ जी, देख लेते हैं एक बार। सेल्स, सेल्स ड्यू है 25, चेंज इन स्टॉक तो है ही नहीं, है प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है? -2। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। कितना हो गया जी? 23 माइनस IC ये रहा जी रॉ मटेरियल। कितना आ गया जी? 17 मेरे पास आ गया। GVAMP निकालना क्या है सर? NVAMP, MP कुछ नहीं, AA कुछ नहीं, VV कुछ नहीं, ग्रॉस से कहाँ जाना है? नेट माइनस डेप्रिसिएट। एक मशीन 5 साल चली और उसकी वैल्यू कितनी थी? 15। मतलब कि वो मशीन, सुन लो, 5 साल चली, 15 लाख वैल्यू थी, तो 5 साल में 15 लाख खत्म हो गए। तो मतलब हर साल 5 लाख खत्म होते होंगे, 3 लाख हर साल 3 लाख खत्म होते होंगे, मतलब डेप्रिसिएशन हो गया 3। कभी भी निकालना ऐसे निकालना। 15 लाख की मशीन थी, 5 साल चली, तो हर साल 3 रुपए से वैल्यू कम होती गई होगी, तो 3 आ गया डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन -3, तो आंसर कितना आ गया? 14। ये डेप्रिसिएशन गिवन था जी। जल्दी, NNPFC नेशनल इनकम। कौन सा मेथड से निकालोगे ऐसे? एक्सपेंडिचर निकालोगे? चलो निकालो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है जी? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 900। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये आपके पास गिवन है 200। PFCE, GFCE, GDCF नहीं दिया, NDCF दिया, कोई बात नहीं, मुझे आंसर भी N में निकालना, तो मैं NDCF ले लेता हूं जी। NDCF वो मेरे पास गिवन है कितना? 120। PFCE 900, GFCE is 200, NDCF is 120, और मेरे पास गिवन है क्या? नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स प्लस करना होता है, बट नेट इंपोर्ट्स होगा तो क्या करूंगा? माइनस। वो है -10, वो एंड में कर लूंगा, पहले उसको कर लेते हैं जी। 900, 1100, 1220, 1220 में से 10 गए। NDPMP मेरे पास आ गया 1210। निकालना क्या है जी? NNPFC।
एमपी से कहां जाना है, एफसी माइनस एनआईटी माइनस 150 1060, पी से पी डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए माइनस 10, तो आ गया 1050 आंसर। Explain the treatment assigned to the contribution of PF by an employee. PF by an employee आएगा सर। सर एम्प्लॉयर जब इंक देना तब वो आता है, अगर लिखा हुआ है क्या कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ बाय एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है, इट नेवर इंक्लूड्स इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। बस ये लिखना है जी, इट नेवर इंक्लूड्स इन द एस्टिमेशन ऑफ, बिकॉज we only include compensation which is received by the employer, but whenever the employee collects itself for मतलब for himself, वो खुद के लिए अपने लिए कलेक्ट कर रहा है itself, तो इसलिए वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। हम सिर्फ वही चीजें इंक्लूड करते हैं जो एक एम्प्लॉयर किसको दे, अपने एम्प्लॉय को। हाउ कैन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट in an economy is used for the proper allocation of resources and economic stability? First of all sir, तो अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, सर प्रॉपर एलोकेशन का मतलब क्या होता है कुणाल सर? सर दो मतलब है। पहला मतलब कुणाल सर, सर काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं सर जिसमें सर प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करना चाहता, क्योंकि सर उसमें ना प्रॉफिट कम होता है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज वर्क्स फॉर द प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट कम है तो प्राइवेट सेक्टर वो काम नहीं करता, तो उस फील्ड में in which the private sector is unable to work on those fields, कौन काम करता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट टेक्स इनिशिएटिव, गवर्नमेंट क्या लेती है? गवर्नमेंट यूज करती है अपने रिसोर्सेस को, गवर्नमेंट यूज करती है अपने, दिस इंडिकेट्स द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। सेकंड थिंग, sometimes government encourage the private sector to produce more, so government provides subsidies। गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करवा रही है? दिस इज हाउ गवर्नमेंट allocate the resources properly। We have to write two things in this case, that is proper allocation। जिसने proper allocation में दो बातें नहीं लिखी कि when there are some areas where private sector is not able to work, government take initiative or government take some steps for those areas, that is known as allocation of resources। And sometimes government encourage the private sector, and to encourage the private sector government provides incentives or government gives subsidies। This is how government use the resources in the best possible way। सेकंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कुणाल सर? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? सर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर एडी इज मोर देन एएसओ, एडी इज मोर देन एएसओ, या फिर एडी इज लेस देन एएसओ, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई हो, या फिर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई हो, तो इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, नहीं है। तो इसको स्टेबल करने का मतलब क्या होता है? सर स्टेबल करने का मतलब हो गया एडी इज मोर इज इक्वल्स टू एएस। तो कैसे होगा सर? बजट के थ्रू। मैं बताता हूं कैसे होगा। एडी के अंदर गवर्नमेंट का खर्चा आता है, तो अगर एडी इज मोर देन एएस है तो गवर्नमेंट को बोलो बजट के अंदर अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दे, तब आ जाएगा एडी इज इक्वल्स टू एएस। अगर एडी इज लेस देन एएस है, मतलब खर्चा कम है, तो गवर्नमेंट को बोलो अपना खर्चा बढ़ा दे अपने बजट के अंदर, तब आ जाएगा एडी इज इक्वल्स टू एएस। This is how government, with the help of the government budget, we can stable the economy। Stable the economy means AD is equals to AS। ये दो पॉइंट्स मेंशन करने हैं जी। इन्वेस्टमेंट भी तो खर्चा होता है, मैं तो खर्चे तो लिखा है। Which of the following is an apex body of rural finance in India? हाँ जी, कौन सा होता है जी? नाबार्ड। NABARD is an apex body। Identify the incorrect statement from the following। Human capital represents enhanced labor productivity। सही बात है। Investment in human capital enhances the efficiency and skills, implying economic growth। सही बात है भाई। Human capital is separable from its owner। नहीं। Human capital treats human beings as a means to end। ये भी सही बात है ना? या ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट कंसीडर है ह्यूमन कैपिटल।
मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इस वाले में कंफ्यूज। ह्यूमन कैपिटल ही है, मुझे लगता है आंसर होना चाहिए ओनली 1 and 2, 1 and 2 होना चाहिए, बाकी इसको देख चेक कर लेना, मैं भूल रहा हूँ इसको जरा एक बार। कोई बात नहीं, चेक कर लेना एक बार। 3 और देख, 3 और 4 तो हो सकता नहीं, ये तो हो सकता नहीं बिल्कुल ना। अच्छा इनकरेक्ट बताना है, फिर तो भाई इनकरेक्ट, तो फिर मेरे ऐसा लगता है ओनली क्या होना चाहिए फिर 3, तब एक बार चेक कर लेना जी। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट, अरे चाइना के इवेंट्स आ गए भाई, हर बार हर पेपर में हम लोग ये इवेंट्स वाला प्रोग्राम देख क्वेश्चन देख रहे हैं जी। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले कौन सा है देख लो। हाँ जी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, उसके बाद रिफॉर्म्स, और रिफॉर्म्स के अगले बार आ गया था क्या, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये होगा ना, नहीं हम लोग तो 101% करेक्ट है जी, ये हम लोग करेक्ट है, मुझे पता है इसमें कुछ गलती कर होगी, हम लोग करेक्ट है भाई। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 विद कितनी कंट्रीज के साथ, और फिर इस गैट को दोबारा से ऐसे कैसे क्या किया था, किसमें काउंट किया, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। समझ आया पेपर आज का, समझ आया। इसकी इंडियन इकोनॉमी प्लस हम स्टार्ट करेंगे बच्चे 2 पेपर में से कोई एक पेपर, सेंट मार्क्स और कौन सा, या फिर केयर मंगलम। थैंक यू।